मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम लोग निश्चित रूप से जो फॉर्मूला निकाल चुके हैं प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस का, उसके एप्लीकेशंस की बात करेंगे। और उसके एप्लीकेशंस में हम लोगों को यहाँ डिफरेंट गैस लॉज को प्रूव करना होगा। काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर के साथ में इंटरलिंक करना होगा। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो हमारे सामने हमें रिफ्लेक्ट हो रहा है, रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ध्यान रहे हम लोगों को यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो डियर स्टूडेंट्स यूनिटी यूज करना है। अब पर यूनिट वॉल्यूम है, अगर एसआई सिस्टम है तो वॉल्यूम यहाँ पे 1 मीटर क्यूब होगा, और सीजीएस यूनिट सिस्टम में अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो ये 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा। डियर स्टूडेंट्स निकालना बड़ा आसान सा है। मेरा पर्पस क्या है, प्रेशर का जो फॉर्मूला है और उसको काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले के साथ में कहीं ना कहीं कंपेयर करना है। डियर स्टूडेंट्स दोनों फॉर्मूले मैं एक साथ लिख लूंगा, इक्वेट करने की कोशिश करूंगा, निश्चित रूप से मेरा रिलेशन यहाँ पे मुझे मिल जाएगा। प्रेशर हम लोगों ने यहाँ फाइंड आउट किया था 1/3 रो वी स्क्वायर। नो डाउट ये प्रेशर जो है वो पर यूनिट वॉल्यूम ही था। डियर स्टूडेंट्स प्रेशर को मैं नॉर्मली लिखता हूं 1/3 व्हाट एम वी स्क्वायर, और इस m को मैंने यहां पे मेंशन किया है क्या, इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। कैसे कर सकता हूं मैं, डेंसिटी इक्वल्स टू m बाई v होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। डियर स्टूडेंट्स अगर मैं वॉल्यूम को यहां पे यूनिटी ले लूं, जैसा कि मैंने यहां डिस्कस किया हुआ है, यहां पे मेंशन किया हुआ है, तो निश्चित रूप से ये फॉर्मूला मेरा रो वी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ये हम लोगों को ध्यान में रखना है डियर स्टूडेंट्स। तो ये v जो है वेलोसिटी है, या मैं कह सकता हूं इसको रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है। तो प्रेशर का फॉर्मूला ये हम लोग कल ड्राइव कर चुके हैं, यानी प्रीवियस क्लास में हम लोग इसको ड्राइव कर चुके हैं। डियर स्टूडेंट्स इस चीज को हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन किया, मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द गैस इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, दैट इज इक्वल्स टू दिस वन। यानी वॉल्यूम को मैंने यहाँ पे क्या लिया हुआ है, यूनिटी लिया हुआ है। तो इसको लिखना जरूरी था नोट्स के लिए, लेकिन मैंने यहाँ पहले ही आपको एलोबरेट कर दिया है। अब एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशनल पर यूनिट वॉल्यूम की बात मैं करता हूं। देखिए हम लोग यहाँ काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं और एवरेज काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो नो डाउट ये मेरे पास 1/2 mv स्क्वायर होता है, सब लोग जानते हैं। ये अगेन v जो है यहाँ एवरेज काइनेटिक एनर्जी की बात करनी है, तो ये मेरे पास रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का ही कॉन्सेप्ट होगा। और अगर मैं पर यूनिट वॉल्यूम की बात करता हूं तो फर्दर इट मे बी रिटन एज व्हाट डेंसिटी v स्क्वायर। यानी अगेन मेरे को इस मास को ब्रेकअप कर देना है इसी फॉर्मूले की हेल्प से, और मैं इसको इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी ले आऊंगा। तो डियर स्टूडेंट्स प्रेशर मेरे पास ये हो गया और काइनेटिक एनर्जी ये हो गई, या मैं कहूं एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मेरे पास ये हो गई। अब इन दोनों को मुझे आपस में क्या करना है, इंटर रिलेट करना है। इंटरलेट करना है, सीधे सीधे मैं इनको मल्टीप्लाई कर सकता हूं, डिवाइड कर सकता हूं, व्हाटएवर सो रेशियो निकाल सकता हूं, और ये मेरा इंटरलिंकिंग हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स ये देखिए एनर्जी का कॉन्सेप्ट 1/2 रो वी स्क्वायर और प्रेशर का कॉन्सेप्ट 1/3 रो वी स्क्वायर, दोनों को मैंने डिवाइड किया तो मुझे एक प्यारा सा रिलेशन मिल गया, प्रेशर इक्वल्स टू 2/3 ऑफ एनर्जी। डियर स्टूडेंट्स ध्यान रहे ये एनर्जी मेरी एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, मैंने स्पेसिफाई किया हुआ है, तो इस बात को हम लोगों को ध्यान में रखना है। जैसी जरूरत होगी वैसे इसको न्यूमेरिकल्स में यूज करना है। देन आफ्टर वी विल मूव टुवर्ड्स काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेंपरेचर। डियर स्टूडेंट्स प्रेशर और टेंपरेचर इन दोनों को मेरे को कहीं ना कहीं कोरिलेट करना है विद द हेल्प ऑफ। तो डियर स्टूडेंट्स अगेन मैं यहां पे क्या लेता हूं, मैं इंटरप्रिटेशन जो लूंगा वो भी यूनिट वॉल्यूम के लिए लूंगा। यानी यहां पर अगर मैं वॉल्यूम को यूनिटी ले लूंगा, 1 मीटर क्यूब ले लूंगा, तो डेंसिटी और मास इन दोनों को एक जैसा मैं लिख सकता हूं।
सबसे पहले मैं प्रेशर पे आया, तो प्रेशर इक्वल टू 1/3 रो वी स्क्वायर, ये बार लगाया हुआ है, इसका सीधा सा मतलब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है। जहां भी हम लोगों को लेना है वहां रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ही लेना है, बिकॉज ऑफ ये सबसे ज्यादा ऑथेंटिक है। हम लोग प्रीवियस क्लासेस में इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं, बता चुके हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसको अगर मैं दोनों तरफ वॉल्यूम से क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, तो देखिए ये वॉल्यूम और डेंसिटी मेरे को मास का कॉन्सेप्ट दे देंगे और दूसरी तरफ P इंटू वी हो जाएगा। तो मैं यहां से लिख सकता हूं PV इक्वल्स टू 1/3 mv स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, 1/3 mv स्क्वायर को मैंने अपनी मर्जी से 2/3 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड कर दिया। डियर स्टूडेंट्स, 2 का फ्रैक्शन मैं इसलिए लेके आया हूं कि ये 1/2 mv स्क्वायर मुझे काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। तो मैं यहां इजीली लिख पाऊंगा प्रेशर इंटू वॉल्यूम, इसको मैं वर्क डन भी कहता हूं अगर आपको याद हो तो, दैट इज 2/3 काइनेटिक एनर्जी। ध्यान रहे डियर स्टूडेंट्स, यहां हम लोगों ने वॉल्यूम कंसीडर किया है, ऊपर कंसीडर नहीं किया था। ऊपर वॉल्यूम को हमने 1 मीटर क्यूब लिया था, लेकिन यहां पे कोई भी सर्टेन वॉल्यूम हम लोगों ने लिया है तो हम लोग यहां एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ द गैस कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने यहां मोलर वॉल्यूम की बात कर ली और मोलर वॉल्यूम के टर्म्स में PV इक्वल्स टू 2/3 आ गया। अब आपको अगर याद हो तो PV इक्वल्स टू nRT हम लोगों ने पढ़ा था। n मैंने यहां पे 1 मोल ले रखा है, जैसा मैंने यहां पे एक्सप्लेन किया 1 मोल के वॉल्यूम की बात मैं कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा PV इक्वल्स टू व्हाट, RT। तो सिंपली I में राइट इट R इंटू T। तो देखिए टेम्परेचर का इंटरप्रिटेशन इन टर्म्स ऑफ एनर्जी आ गया, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम आ गया, यही मुझे फाइंड आउट करके देना था। तो डियर स्टूडेंट्स, आइडियल गैस इक्वेशन की हेल्प से ये मैंने यहां एलोबरेट कर दिया, वही चीजें सब नीचे लिखी हुई है। तो आप एग्जाम में कैसे लिखेंगे आपके सामने है। आई होप सो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ऐसे ही छोटे छोटे बहुत सारे लॉज आज हम लोगों को प्रूव करने हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं यहां पे नंबर ऑफ मोल्स ले लेता हूं या एवोगैड्रो नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो सेम फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट मेरे को मिल जाता है। इस चीज को मैं यहां और एलिब्रेट कर देता हूं, नोट्स में हमने दे रखी है। इन सारी चीजों की जरूरत हम लोगों को नॉर्मली जब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं तब होती है। इफ n is the Avogadro number, each and everyone know what 6.023 into 10 to power 23 एंटिटी, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, बनाना हो सकते हैं, को हम क्या कहते हैं, एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। देन द मीन काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, ऊपर हम लोगों ने पर मोल निकाला था, अब हम लोग पर मॉलिक्यूल निकाल रहे हैं। तो पर मोल में इतने मॉलिक्यूल्स थे, अब अगर मुझे एक मॉलिक्यूल के लिए निकालना है तो सिंपल सा मैं इसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करूंगा। डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही मैं डिवाइड करूंगा कॉन्सेप्ट आएगा मेरे पास R/n का, और ये R/n जो है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है। इस यूनिट की बिल्कुल बिगिनिंग में हम लोग ये बात ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इस तरह से जो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी का इंटरप्रिटेशन है इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, वो 3/2 RT या V स्क्वायर, मेरे को रूट मीन स्क्वायर जो मिलेगा वो ये मिलेगा। तो ध्यान रहे, हम कब एक मोल के लिए निकाल रहे हैं, कब एक मॉलिक्यूल के लिए निकाल रहे हैं। एक मॉलिक्यूल के निकाल रहे हैं तो हमारा Kb आएगा, एक मोल के लिए निकाल रहे हैं तो RT आएगा, और अगर हम n मोल्स के लिए निकाल रहे हैं तो ये 3/2 nRT आएगा, where n is the number of moles, that is not Avogadro number। एवोगैड्रो नंबर कैपिटल N से हमने डिवाइड शो किया है, डिनोट किया है, लेकिन ये क्या है, ये है मेरा नंबर ऑफ मोल्स। तो मुझे ये बात ध्यान रखनी होगी, बिल्कुल बिगिनिंग में मैं इन चीजों को पहले भी एम्फेसाइज कर चुका हूं, फिर एम्फेसाइज कर रहा हूं डियर स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन में केयरफुली हमें देखना होगा, एक मोल के लिए निकालना है, कई सारे मोल के लिए निकालना है, एक मॉलिक्यूल के लिए निकालना है, उसी के करस्पॉन्डिंग हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला प्लेस करेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। यहां से देखिए एब्सोल्यूट जीरो का डिफाइन भी हम लोगों को मिल जाता है। We can define absolute zero as that temperature at which all molecular motion stops। एक ऐसा टेम्परेचर जहां पे RMS वेलोसिटी
जीरो हो जाए उसे हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं या एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर हालांकि एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, ऐसा टेम्परेचर नॉर्मली हमें बिहेवियर में मिलता नहीं है जहां पे कि Vrms जीरो हो जाए मॉलिक्यूल्स का, फिर भी हम लोग यहां एक डेफिनेशन दे रहे हैं। तो Vrms जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया स्क्वायर रूट टी के। डियर स्टूडेंट्स, इस छोटे से फॉर्मूले के बेसिस पे भी कई सारे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, तो ध्यान रहे हियर Vrms as well as T both are must be in SI सिस्टम, यानी कि टेम्परेचर आप लोगों को यहाँ पे केल्विन में ही डिस्कस करना है। चलिए एज यूजुअल इन दो चीजों के ऊपर एक छोटा सा न्यूमेरिकल हम लोग करते हैं, इससे काफी नई चीजें हम लोगों को सीखने के लिए मिलेंगी। देखिए क्या करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5 कैलकुलेट। सबसे पहले कह दिया कैलकुलेट करो जी, दिया कुछ नहीं, चलो कोई बात नहीं, देगा द रूट मीन स्क्वायर स्पीड। देखिए जो Vrms का कॉन्सेप्ट है उसको मैं रूट मीन स्क्वायर स्पीड कहूं या वेलोसिटी कहूं, डजंट मैटर, स्पीड जो है वो मोर एप्रोप्रिएट वर्ड है। द मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 ग्राम मोल, ध्यान रहे डियर स्टूडेंट्स, ये यहां पे मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है, 1 ग्राम मोल के लिए कह रहा है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे कह रहा है, हाइड्रोजन के लिए कह रहा है, गिवन दैट द डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की डेंसिटी 0.09 किलोग्राम पर मीटर क्यूब दे रखी है डियर स्टूडेंट्स, तो ये भी मुझे ध्यान रखना है। और जो गैस कांस्टेंट है वो 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन दे रखा है। दूसरा, गिवन दैट द मास ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन इज, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल का मास दे रखा है हम लोगों को। कैलकुलेट एवोगैड्रोस नंबर, यहां से वो एवोगैड्रो नंबर हम लोगों से पूछ रहा है। कैलकुलेट बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बोले तो Kb वो हम लोगों से पूछ रहा है। डियर स्टूडेंट्स, एक ही न्यूमेरिकल के अंदर कई सारी चीजें हमसे वो पूछ रहा है, इसका मतलब न्यूमेरिकल काफी कुछ हमें सिखा के जाएगा। चीजें बहुत छोटी छोटी हैं, कीन ऑब्जर्वर बनके हम लोग काम करेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखते हैं जरा क्या मजेदार सा कॉन्सेप्ट आता है। जो वेरिएबल डेफिनेशन है वो हमने यहाँ पे कर रखी है, सबसे पहले बता रखा है कि क्या क्या हमें दे रखा है। देखिए सॉल्यूशन के अंदर डेंसिटी हम लोगों को एसआई सिस्टम में दे रखी है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्रेशर एसटीपी कह रहा है तो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर होगा, इसको हम लोगों ने इन टर्म्स ऑफ पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ले लिया। एक छोटा सा फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था प्रेशर और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को लेकर के, दैट वाज p = 1/3 rho rms स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, यहां से भी rms मैं निकाल के दे सकता हूं। पहला आंसर बड़े आराम से मेरा सीधा सीधा निकल के आ गया। अब डियर स्टूडेंट्स, सेकंड के लिए वो कहता है द मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 ग्राम मॉलिक्यूल। 1 ग्राम मॉलिक्यूल मेरे को पहले यहां देखना होगा कि 1 ग्राम मॉलिक्यूल कितना होता है डियर स्टूडेंट्स। फिर इसके बाद एचटीपी पर मेरे को इसकी डेंसिटी की बात करनी है और जो गैस कांस्टेंट है मेरे को इसकी बात करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं कितना मजेदार सा केस हम लोगों को मिल रहा है। देखिए एचटीपी पर जो वॉल्यूम होगा 1 ग्राम मॉलिक्यूल का वो होगा 22.4 लीटर। अब इस 22.4 लीटर को मेरे को एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करना होगा। एक जो हाईलाइटेड बात है वो ये है, जरा इसको हम देखें ध्यान से। मास ऑफ 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन या मॉलिक्यूलर मास, उसने यहां पे हम लोगों को क्लियर कहा है 1 ग्राम मॉलिक्यूल हाइड्रोजन, तो उसका मास हमें निकालना होगा। इस 1 ग्राम मॉलिक्यूल मास को ही हम लोग मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। ये बात हम लोगों को यहाँ क्लियर होनी चाहिए, वरना तो इस न्यूमेरिकल से क्लियर हो गई। यहां से हमने मास निकाला तो ये मास निकल के आ गया 2.016 × 10⁻³ किलोग्राम। मास निकालने का तरीका वही वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी। अब मीन काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो यहां हम अब भी 2 मिनट पहले प्रूव करके चुके हैं। मीन काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल हम लोगों को या पर मॉलिक्यूलर मास हम लोगों को मिलती है 1/2 mvrms²। अब पहले पार्ट में अगर Vrms निकालते समय हमसे गलती हो गई तो ऑब्वियसली अगला पार्ट तो गलत हो ही जाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे सही से कैलकुलेशन करेंगे, वैल्यू डालेंगे तो हम लोगों को मीन काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट मिल गया। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोगों से उसने पूछा है एवोगैड्रो नंबर। तो डियर स्टूडेंट्स, एवोगैड्रो नंबर अगेन हम लोगों ने अभी कहा था कि 1 ग्राम
मास में या मॉलिक्यूलर मास में क्या होता है, हमारा एक एवोगैड्रो नंबर का कॉन्सेप्ट होता है। तो मैं यहां से निकाल सकता हूं मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन ओवर मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल के मास से मैंने डिवाइड किया मॉलिक्यूलर मास को, तो एवोगैड्रो नंबर मेरे को मिल जाता है डियर स्टूडेंट्स। तो देखें ये सेम कैलकुलेशन हमने यहां डाली है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, दोनों चीजें मेरे पास में है यहां पे, मैंने यहां से निकाल के दे दिया। ये तो वैल्यू वैसे भी फिक्स है तो इतनी ही आएगी। अब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की बात है, इसमें क्वेश्चन का कोई लेना देना नहीं है, सीधे सीधे R by N होता है, where R is the gas constant and N is the एवोगैड्रो नंबर। तो यहां से मैं निकाल के दे सकता हूं। जहां तक यूनिट की बात है तो मुझे ऐसा यूनिट सिस्टम में ही यूनिट इसकी देनी होगी। स्टूडेंट्स एग्जांपल नंबर 6 की बात करें, देखो बिल्कुल नया है, हो सकता है आपको अजीब भी लगे, लेकिन पहले आपको ट्राई करना है। मैंने हाईलाइट भी कर रखा है चीजों को, आप ट्राई करेंगे। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होगी तो जरूर मेरे को व्हाट्सएप करेंगे एज असाइनमेंट। इस क्वेश्चन को मैं छोड़ रहा हूं, हर क्वेश्चन अलग होगा, तो सिमिलरिटी देखने की कोशिश मत करना, घबराना मत, आपको हर क्वेश्चन करना है। ये सारे क्वेश्चन लगा लेंगे तो फिर मैं ऐसा सोचता हूं कि जो बाकी की एक्सरसाइज आप एनसीईआरटी से करते हैं वो इजीली हो पाएगी। अब डियर स्टूडेंट्स मैं थोड़ा और आगे बढ़ना चाहूंगा क्लास में, डेरिवेशन ऑफ गैस लॉज की बात करना चाहूंगा। नॉर्मली जो सीबीएसई एग्जामिनेशन होता है उसमें ये डेरिवेशंस हम लोगों से डिस्कस नहीं होते हैं या बहुत कम होते हैं, लेकिन दो लाइन के डेरिवेशन है। सारे डेरिवेशन जो प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस का कॉन्सेप्ट था 1/3 mv² या 1/3 ρv², ध्यान रहे ये v² आरएमएस वेलोसिटी का स्क्वायर है डियर स्टूडेंट्स। ये मैंने पर यूनिट वॉल्यूम लिखा है और ये मैंने डेफिनेट वॉल्यूम के लिए लिखा है डियर स्टूडेंट्स। इसी को मैं कन्वर्ट कर सकता हूं इन टर्म्स ऑफ पर मोल, तो आपको सारी चीजें पुरानी वाली याद होनी चाहिए। अब मैं यहां बॉयल्स लॉ की बात करता हूं। जब तक मुझे बॉयल्स लॉ पता नहीं होगा तब तक मैं डेरिवेशन कैसे कर सकता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स बिल्कुल बिगिनिंग में बॉयल्स लॉ मैं पहले डिफाइन कर चुका हूं, ब्रीफिंग मैंने यहां फिर की है आप लोगों को, केमिस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन बॉयल्स लॉ वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, कीप इन माइंड टेम्परेचर इज कांस्टेंट। ये बात यहां ध्यान देना जरूरी है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। डेरिवेशन की बात बड़ी सिंपल सी है, मैंने यहां पे प्रेशर लिखा, प्रेशर को मास अपॉन वॉल्यूम के टर्म्स में मेंशन कर दिया, वॉल्यूम को दूसरी तरफ ले गया तो PV इक्वल्स टू 1/3 mv² आ गया। देखिए मास यहां पे कांस्टेंट है और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो Vrms भी कांस्टेंट होगा, इसका मतलब PV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, या मैं कह सकता हूं P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। डियर स्टूडेंट्स यही तो था बॉयल्स लॉ। दो लाइन का डेरिवेशन है, डेरिवेशन कुछ है ही नहीं, बड़ा छोटा सा है। अब पता नहीं क्यों केमिस्ट्री को आप लोग मुश्किल समझते हो, जहां फिजिक्स में एक एक डेरिवेशन में कॉन्सेप्ट के साथ में बहुत लंबा लंबा भी हमें लिखना पड़ता है, वहां यहां छोटे छोटे से डेरिवेशन है। देखिए कांस्टेंट टेम्परेचर पे मैंने इस बात को मेंशन किया और आपको लिख के दिखा दिया। देन आफ्टर चार्ल्स लॉ की बात हम लोग करना चाहेंगे डियर स्टूडेंट्स, बड़ा सिंपल सा चार्ल्स लॉ। सबसे पहले ये पढ़े कि चार्ल्स लॉ क्या होता है। Volume of a gas is directly proportional to temperature, keeping pressure is constant. Dear students, प्रेशर को अगर मैं कांस्टेंट कर दूं तो वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ऐसा मुझे प्रूव करना है। डेरिवेशन की बात करते हैं, वही नॉर्मल फॉर्मूला P इक्वल्स टू 1/3 ρv² मैंने लिया, इसको वॉल्यूम के टर्म्स में डाला तो मास अपॉन वॉल्यूम मैंने यहां पे मेंशन कर दिया डियर स्टूडेंट्स। यहां से मैं वॉल्यूम को क्या कर लेता हूं, सेपरेट कर लेता हूं, वॉल्यूम को एक तरफ ले आता हूं, तो दैट इज 1/3 m/pv²। अब ध्यान रहे यहां पे प्रेशर कांस्टेंट है, क्या प्रेशर कांस्टेंट है, देखिए प्रेशर कांस्टेंट है, मास अपने आप से कांस्टेंट हो गया, बात बन गई क्या, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v², where v² is the RMS velocity square। अब हमें सबको पता है कि अगर वॉल्यूम हमारा Vrms² के प्रोपोर्शनल है और Vrms² जो है वो ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं टेम्परेचर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो V में से वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो ये दो लाइनें आपने और एडिशनल इसमें लिखनी है, जो मैंने नीचे लिख के दिखा भी रखी है आप लोगों को। आई होप सो
प्रॉपर वे में आप लोग कर पाएंगे। चार्ल्स लॉ का डेरिवेशन हो गया। अब गैलुसैक लॉ की बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स। जो हमारा थर्ड लॉ है गैसेस लॉज में वो गैलुसैक लॉ है, और गैलुसैक लॉ भी बड़ा अपने आप में आसान सा है। बिल्कुल एक लाइन में हमने लिखा प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट। डियर स्टूडेंट्स वही तीन पैरामीटर है। सबसे पहले प्रेशर का फॉर्मूला लिखा, इसको मास अपॉन वॉल्यूम के टर्म्स में लिया, Vrms के टर्म्स में लिया। यहां से चूंकि मेरा मास कांस्टेंट है एज वेल एज वॉल्यूम मैंने यहां पे कांस्टेंट लिया हुआ है गैलुसैक लॉ में, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर। एग्जैक्टली V स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर या एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ऐसा हम पहले प्रूव कर चुके हैं। तो इस रिजल्ट को हमने यहां पे डाला तो हम लिख सकते हैं P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर प्रोवाइडेड वॉल्यूम इज कांस्टेंट। बड़ा छोटा सा डेरिवेशन, 2 लाइन का डेरिवेशन, गैलुसैक लॉ का भी डेरिवेशन आप लोगों को मिल गया विद द हेल्प ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए गैस। डियर स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं। डेरिवेशन ऑफ परफेक्ट गैस इक्वेशन बड़ा मजेदार सा केस है। ये 3 लॉ जो हम लोगों ने ऊपर पढ़े हैं, इन्हीं 3 लॉ को अगर हम एक साथ लिख दें तो हमारा जो आइडियल गैस का इक्वेशन है PV nRT वो हम लोगों को मिल जाता है। डियर स्टूडेंट्स मैंने यहाँ प्रेशर को सबसे पहले लिखा m/v स्क्वायर, और v को मैं इधर ले गया तो PV एक तरफ आ गया, 1/3 mv स्क्वायर आ गया। As we all of know, V square, Vrms square is directly proportional to T. Hence, why we may write here PV is directly proportional to T because of mass is constant already provided. तो PV equals to RT, ये R यहाँ पे proportionality constant है। इस proportionality constant R को हम लोग यहाँ पे क्या गैस कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। इस तरह से ये आइडियल गैस इक्वेशन आ गई किसके लिए? 1 मोल के लिए। अगर नंबर ऑफ मोल्स n है तो आप सिंपल सा इसको स्मॉल n से, या कुछ बुक्स इसको म्यू लिखती हैं तो म्यू से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे और आपको मिल जाएगा। डियर स्टूडेंट्स देन आफ्टर वी आर गोइंग टुवर्ड्स एवोगाड्रोस लॉ। अब देखिए एवोगाड्रो लॉ क्या है। एवोगाड्रो लॉ बड़ा सिंपल सा है, हमने यहां पे लिख रखा है एज प्रेशर एक्सर्टेड बाय 2 गैसेस आर इक्वल। ऐसी स्थिति में हम लोग 2 अलग अलग इक्वेशंस को लिखेंगे और उन दोनों इक्वेशंस को प्रेशर के टर्म्स में लिखने के बाद इक्वेट कर देंगे तो एवोगाड्रो लॉ हमारा आ जाएगा। कैसे आएगा जरा देखते हैं। हमने लिखा P1 इक्वल्स टू P2, पहली गैस का जो प्रेशर है वो हमने लिखा 1/3 m1 n1 v स्क्वायर ओवर v। डियर स्टूडेंट्स मैंने ये बात पहले लिख के दिखा रखी है कि जो कैपिटल M है टोटल मास ऑफ द गैस है, उसको मैंने मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम के टर्म्स में m into n लिख दिया। अब फर्स्ट गैस है तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट डाला, सेकंड गैस है तो सेकंड डाला। यहां से जो कॉमन चीजें हैं उनको मैंने कैंसिल आउट कर दिया। इस तरह से m1 v1 स्क्वायर इक्वल्स टू m2 v2 आ गया। 2 इक्वेशन मेरे पास आती है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। मैंने दोनों को डिवाइड किया तो n1 इक्वल्स टू n2 आ गया, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन गैस A must be equals to number of molecules in gas B providing temperature, volume and other things are same. Dear students, एवोगाड्रो लॉ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ना चाहेंगे, ग्राम्स डिफ्यूजन लॉ की बात करना चाहेंगे। पहले समझें ग्राम्स डिफ्यूजन लॉ है क्या। बड़ा सिंपल सा लॉ। वो क्या कहता है जी? वो ये कहता है द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी। जो डिफ्यूजन है, मान लीजिए आपने यहां पर क्या रख दिया? परफ्यूम रख दिया, और दूसरे कॉर्नर में रूम के आपने सपोज केरोसिन लिख दिया, ठीक है। तो केरोसिन का जो डिफ्यूजन है और जो परफ्यूम का डिफ्यूजन है, इनका जो रेट होगा वो निश्चित रूप से इनकी डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट डेंसिटी। तो मैं इसको यहां से लिख सकता हूं क्या? d1 over d2, rate of diffusion of a gas is inversely proportional to square root of density equals to square root density 2 over density 1। ये है ग्राम्स डिफ्यूजन लॉ। इसको प्रूव करना बड़ा आसान सा काम हो जाता है। प्रेशर एक्सर्टेड गैस बाय 1 ये हमने लिख दिया, दूसरी गैस के लिए ये हम लोगों ने मेंशन कर दिया। अब दोनों गैसेस को लेकर के हमने कंपेयर किया, किसके लिए?
कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए, बिकॉज जब जिस रूम में आप काम कर रहे हो तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट होगा, एज वेल एज प्रेशर भी सेम होगा। तो बस आपने प्रेशर P1 P2 के बराबर डाला, दोनों चीजों को इक्वेट किया, यहां से जो वेलोसिटीज हैं उनका स्क्वायर डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया। जब वेलोसिटी का स्क्वायर डेंसिटीज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया तो मैं यहां रेट ऑफ डिफ्यूजन को इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी शो कर सकता हूं, दैट इज r1 अपॉन r2 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ρ2 ओवर ρ1। आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। आप लोगों को हो सकता है कि लग रहा हो बड़ा तेजी से कर दिया, हाँ नो डाउट डियर स्टूडेंट्स, इन सारे के सारे लॉज का डेरिवेशन जब आप केमिस्ट्री में करोगे तो कम से कम 6 दिन लगाओगे। आई नो दिस थिंग वेरी वेल, लेकिन मेरी मजबूरी है, मेरा कंटेंट है, मुझे इसको एक ही दिन में समाप्त करना है। लेकिन मेरा ये पूरा दावा है, पूरी कोशिश है कि आप समझ के जाएंगे, यहां से कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी जो आपकी समझ में ना आए, थोड़ी सी स्पीड जरूर आपको बढ़ानी होगी। और प्रीवियस नॉलेज में ये लॉज आपको आने ही चाहिए जो प्रीवियस क्लास में मैं करा चुका हूं। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लॉ है हमारा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। वो ये कहता है कि किसी भी एक चैम्बर के अंदर, एक सिस्टम के अंदर जो टोटल प्रेशर है वो उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट गैसेस के पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होगा। समझना बड़ा आसान सा है। मान लीजिए ये मेरे पास कोई एक चैम्बर है, सपोज ये रूम है, इसमें डिफरेंट गैसेस हैं और डिफरेंट गैसेस का प्रेशर P1 है, P2 है, P3 है, P4 है, P5 है। तो इसका जो नेट प्रेशर होगा, टोटल प्रेशर होगा, वो इन सारे पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होगा। वो ये कहना चाहता है डियर स्टूडेंट्स, दैट इज द डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। इस चीज को डिफाइन भी कर रखा है, अगर पूछा जाता है आपसे कर देते हैं भैया। प्रेशर P1 लिखा मैंने इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एंड मास, प्रेशर P2 लिखा, प्रेशर P3 लिखा। ध्यान रहे टोटल प्रेशर मेरे को निकालना है तो इन सबको ऐड करूंगा। अब चूंकि टेम्परेचर पूरे के पूरे सिस्टम का सेम है तो जो Vrms है वो भी सबके लिए सेम होगा डियर स्टूडेंट्स। जब Vrms सेम होगा तो मैं इसको कॉमन निकाल सकता हूं, या मैं लिख सकता हूं काइनेटिक एनर्जी सबकी सेम होंगी। काइनेटिक एनर्जी सेम होंगी तो हाफ m1v1 स्क्वायर हाफ m2v2 स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर। अब यहां ये कहना कि काइनेटिक एनर्जी सेम होंगी कोई बड़ी बात नहीं है, बिकॉज ऑफ v स्क्वायर rms टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट होने की वजह से Vrms स्क्वायर सबके लिए एक जैसा होगा और मास सबका एक जैसा है। अल्टीमेटली जो काइनेटिक एनर्जी है उनको मैं हाफ mv स्क्वायर के टर्म्स में ले सकता हूं, हाफ कैंसिल आउट हो गया। इस तरीके से मैं यहां पे लिख सकता हूं 1/3v multiplied by n1 n2 n3 and so on whatever, so that is equals to 1/3 mn by v into v square। ये मेरा टोटल प्रेशर के बराबर है। डियर स्टूडेंट, जहां तक n की बात है तो जो n मैंने यहां कंसीडर किया है वो n1 plus n2 plus n3 whatever, so इन सबका टोटल कंसीडरेशन में लिया है, तो मैं इजीली इस चीज को लिख सकता हूं। इसके बाद एक और मजेदार सा टॉपिक, दैट इज मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड। मैक्सवेल ने डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की स्पीड को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, ध्यान रहे पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, यहां एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से समझाने की कोशिश की है। वो क्या कहते हैं समझिए, एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर द स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स वेरीज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड है, आरएमएस की बात नहीं कर रहे हैं बच्चे, स्पीड की बात कर रहे हैं हम लोग, ये ध्यान रखें, वो 0 से इंफिनिटी तक वेरी करती है, चेंज करती है। आगे देखते हैं, द एरिया अंडर शेडेड रीजन गिव्स ए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हुज वेलोसिटी लाई बिटवीन v प्लस डेल्टा v। ये ग्राफ देखेंगे तो हमने यहाँ पे ये एक शेडेड रीजन आपको दिखा रखा है। ये शेडेड रीजन जो है वो कहीं ना कहीं डेल्टा v और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट करेगा, एरिया है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सेकंड पैराग्राफ में हमने यहाँ पे शो किया। The speed possessed by the largest fraction of molecule at a given temperature is called most probable speed। अब देखिए बहुत सारे मॉलिक्यूल्स डिफरेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ज्यादातर मॉलिक्यूल्स जिस स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं
उसे हम मोस्ट प्रोबेबल स्पीड या वीएमपी के नाम से जानते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक पर्टिकुलर चैम्बर के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स अलग अलग वेलोसिटी से क्या कर रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं। अब ज्यादातर मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटी है, ज्यादातर मॉलिक्यूल्स की जो कॉमन वेलोसिटी है, सेम वेलोसिटी है, उसी को हम लोगों ने मोस्ट प्रोबेबल स्पीड या वीएमपी के नाम से यहां पे जाना है। ये डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है, बस वो हमें सीखनी है। द डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट सिमेट्रिक about the most probable speed. Instead, it is skewed the area under the curve to the right of the maximum is greater than that of the left. This is because lowest speed is 0, whereas there is no limit to upper speed. तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है स्पीड का, ये यूनिफॉर्म नहीं होगा, क्योंकि मैं पहले ही यहाँ पे डिस्कस कर चुका हूँ या मैक्सवेल पहले कह चुके हैं कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड है वो 0 से इनफाइनाइट तक वेरी कर सकते हैं। इसलिए ये अलग अलग या अलग अलग शेप में ग्राफ मेरे को यहाँ पे मिलता है। द टोटल एरिया अंडर द स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व गिव्स द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ए गिवन सैंपल ऑफ गैस। टोटल एरिया मेरे को टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे देगा। स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं, कुछ और टर्म्स की बात करते हैं। एवरेज वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। डिस्टेंस एवरेज वेलोसिटी बड़ा सिंपल सा है, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सबकी वेलोसिटी को ऐड करो और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से डिवाइड कर दो, दैट इज एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी को मैं इन टर्म्स ऑफ टेंपरेचर लिखता हूं, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर वॉल्यूम लिखता हूं, तो ये फॉर्मूला मेरे को मिलता है। कहां से आया, क्यों आया, बड़ा आसान है, लेकिन आपको इसकी जड़ में जाने की जरूरत फिलहाल नहीं है। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सबकी वेलोसिटीज का आपने स्क्वायर किया, उनका सम करके एवरेज निकाला, फिर आपने स्क्वायर रूट किया। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड आरएमएस कॉन्सेप्ट। 12th में भी आपको करंट्स के केस में, पोटेंशियल्स के केस में जरूरत पड़ेगी, फिर समझा देता हूं। बेसिकली है क्या, किसी चैम्बर के अंदर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स डिफरेंट डायरेक्शन में मोशन करते हैं। अगर मैं वेलोसिटी की बात करता हूं, स्पीड की नहीं, वेलोसिटी की बात करता हूं, तो नेट वेलोसिटी यहां पे क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, बिकॉज ऑफ जो मॉलिक्यूल्स है वो ना चैम्बर से बाहर जा रहे हैं ना अंदर आ रहे हैं। इसका मतलब नेट डिस्प्लेसमेंट मॉलिक्यूल्स का 0 है। तो मैं एवरेज वेलोसिटी की बात करूंगा, स्पीड की नहीं, वेलोसिटी की बात करूंगा तो 0 आएगी। अब इस चीज से बचने के लिए मुझे एवरेज भी निकालना है और मैं 0 भी नहीं इसको कहना चाहता, तो मैं क्या करता हूं, हर वेलोसिटी का स्क्वायर करता हूं, पहले स्क्वायर करके उनको ऐड करता हूं, n से डिवाइड करता हूं। स्क्वायर किया, मीन निकाला, चूंकि अपनी मर्जी से स्क्वायर किया था तो फिर रूट निकाला। सिंपल, मेरे को निकालना मीन ही है, लेकिन स्क्वायर करने से बेनिफिट क्या हुआ, सारे पॉजिटिव हो गए, सारे पॉजिटिव हो गए तो मीन मेरा बड़े आराम से निकल गया, 0 नहीं होगा। फिर मैंने उसको स्क्वायर रूट कर दिया, दैट इज वीआरएमएस। वीआरएमएस डिफरेंट एस्पेक्ट्स में हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं, इन टर्म्स ऑफ 1 molecule kBT by m, in terms of 1 mole that is RT by m, और in terms of pressure, volume and mass, ये हम लोगों को मिल जाता है 3P V by m। Clearly, VRMS is directly proportional to square root T, where square root T is in Kelvin or in SI unit system। तो dear students, यहां से हम लोग टेम्परेचर पे VRMS को 1 square root m से भी, मॉलिक्यूलर मास से भी डिनोट कर सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड अभी बताया था। ज्यादातर मॉलिक्यूल्स जिस वेलोसिटी को अटेन करके मूव कर रहे हैं उसे हम मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कहते हैं। ये डिफरेंट फॉर्मूले हमने यहां पे दे रखे हैं। जनरली आप लोगों से मोस्ट प्रोबेबल स्पीड या एवरेज स्पीड ये नहीं पूछी जाती, आपसे आरएमएस ही पूछा जाता है। तो आरएमएस को तरीके से तैयार करना है, आपके सिलेबस में भी आई थिंक सिर्फ आरएमएस ही है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कंपैरिजन के लिए, आपको कुछ ज्यादा लिखने के लिए, ज्यादा चीजें एलोबरेट करने के लिए, बिल्कुल स्क्वीज फॉर्म में या बिल्कुल ब्रीफ में हमने याद रखा है। तो डेफिनेशन सारी पता होनी चाहिए। रिलेशन की बात करें तो इनके बीच में जो रिलेशन होता है, बी मीन, बी आरएमएस एंड बी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, इसके बीच में रिलेशनशिप ये होती है। अगर रिलेशनशिप भी आपको याद नहीं रहती तो ये ध्यान रखिए, बी आरएमएस सबसे ज्यादा होता है, बी मीन उससे छोटा होता है और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो है वो सबसे कम होती है। डिस्टेंस एज यूजुअल इन सारे कॉन्सेप्ट के बेसिस पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं
और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, आपके एग्जाम में नॉर्मली केटीजी में से ऐसे ही न्यूमेरिकल आपसे डिस्कस होता है। 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस हैव ए स्पीड 2, 4, 6, 8 किलोमीटर पर सेकंड। ध्यान रहे यूनिट हमारी 8 किलोमीटर पर सेकंड है। कैलकुलेट देयर एवरेज स्पीड एंड रूट मीन स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, एवरेज निकालना बड़ा आसान सा, 2 को 4 को 6 को 8 को ऐड कर दो और 4 से डिवाइड कर दो, ये आ गया। ये स्पीड पूछ रहा है, वेलोसिटी नहीं पूछा। अब रूट मीन स्क्वायर स्पीड की बात करोगे, सिंपल सा v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर प्लस v4 स्क्वायर ओवर 4, फिर उसके बाद स्क्वायर रूट। कैलकुलेशन में मिस्टेक मत करना, इतना ही छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है 2 मार्क्स में। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास को मैं यहीं ओवर करना चाहूंगा। आगे कुछ न्यूमेरिकल्स हमने यहाँ और दे रखे हैं, छोटे छोटे हैं। असाइनमेंट की फॉर्म में ये न्यूमेरिकल्स आप लोगों को करने हैं, लगाने हैं। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो आप जरूर मेरे को व्हाट्सएप करेंगे। अगेन ज्यादातर स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम मेरे सामने आती है, देन आई विल इंक्लूड ऑल दीज न्यूमेरिकल्स इन आवर नेक्स्ट क्लास। बस इतना ध्यान रखिएगा, जो मैं आज कह रहा हूं, जो मैंने आज आपको काम दिया 45 मिनट्स की 50 मिनट्स की जो क्लास दी, इसमें निश्चित रूप से 2-3 घंटे का काम मैंने करा दिया है। आपको ईमानदारी से 2-3 घंटे घर पे बैठ करके इस क्लास को परस्यू करना ही चाहिए। थैंक्स अ लॉट।